Hey guys, in this video we will learn about the cell. Cell हिंदी में कहे तो कोशिका. सेल होता क्या है? सेल एक्चुअली में वो चीज़ है जो किसी भी ऑर्गेनिज्म के स्ट्रक्चर को, किसी भी ऑर्गेनिज्म के फंक्शन को डिफाइन करती है. अब वो चीज़ जो किसी भी ऑर्गेनिज्म के स्ट्रक्चर और फंक्शन को डिफाइन कर रही है वो चीज़ कहलाती है सेल. इसलिए एक डेफिनेशन भी है, आई थिंक वही डेफिनेशन है जो हम लोग बच्चे से पढ़ते आ रहे हैं, that cell is the structural and functional unit of life. सेल जो है किसी भी लाइफ का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है. स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट समझे तो स्ट्रक्चर मीन्स वो बॉडी कैसा होगा, वो बॉडी का स्ट्रक्चर कैसा होगा, वो दिखने में कैसा होगा, वो शेप में कैसा होगा. और फंक्शन मीन्स समझ ही गए होंगे वो किस टाइप का फंक्शन करेगा. फंक्शन बोले तो डाइजेस्टिव सिस्टम मीन्स डाइजेशन में काम करेगा. बक्कल सिस्टम हमारे माउथ के कुछ फंक्शंस को वो वर्क करेगा. रिप्रोडक्टिव सिस्टम या वो कुछ ह्यूमन, इनफैक्ट चाहे वो मेल हो चाहे वो एक फीमेल हो, उन दोनों के रिप्रोडक्टिव सिस्टम मीन्स रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन्स में रहेगा या रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन्स को वो बनाएगा. तो ये ऑल मैटर करता है कि उसका फंक्शन कैसा होगा और कैसा शेप होगा, कैसा साइज होगा, वो डिपेंड करता है स्ट्रक्चर. और ये दोनों किस पे डिपेंड करता है? ये दोनों डिपेंड करता है किस पे? सेल पे. जैसा सेल होगा वैसा स्ट्रक्चर होगा, जैसा सेल होगा वैसा वो फंक्शन करेगा. आई थिंक विदाउट वेटिंग इन अ वीडियो यू शुड टेक अ स्क्रीनशॉट. आप सब स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है? मैं पढ़ाता जाता हूँ. मैं वीडियो शुड बी ऑन द पॉइंट. वीडियो पॉइंट पे होगा, ना पॉइंट से भटक के ना पॉइंट से हटक के, ठीक है? सेल क्या होता है तो वो समझ गए. भाई सेल को बताया कौन, सेल को लाया कौन? कोई तो डिस्कवर किया होगा. तो डिस्कवर करने वाले जो वो महान आत्मा थे उनका नाम है रॉबर्ट हुक. रॉबर्ट हुक वो साइंटिस्ट है जो एक बार पता नहीं वेल्ले बैठे हुए थे तो एक बोतल को लिए और उसका जो कॉर्क होता है ना, जैसे बियर का बोतल होता है, शैम्पू का शैम्पेन का जो बोतल होता है वो देखा होगा, वो ट्यूबर का बोतल ऐसे ऐसे करो, जो बोतल खुलता है ना, लकड़ी का फट्टा जैसा जो उसमें कुछ घुसा होता है, उसको हम लोग कॉर्क बोलते हैं हम लोग, है ना? कितने बच्चों को भी नहीं पता होगा कॉर्क कहते हैं किसको है. तो कॉर्क लिए थे, ठीक है? तो वो कॉर्क को जब गौर से देखते हैं, जब वो ध्यान से देखते हैं अपने बोतल के कॉर्क को, तो वो देखते हैं कि वो कॉर्क में कुछ इस तरह से बना हुआ रहता है, स्लाइस मीन्स इनसे कॉर्क होता है तो कुछ दिखने में ऐसा ही ना, कुछ स्ट्रिप्स बने होते हैं. तो इससे उन्होंने क्या रिजेंबल किया कि जो हनी जो होते हैं, हनीकॉम्ब बोले तो हनी मधुमक्खियों का जो घर, जिसको लोग बोलते हैं मधुमक्खी का छत्ता, तो वो भी कुछ इस तरह से होता है कि वो एक हेक्सागोनल स्ट्रक्चर का एक ग्रुप होता है. वो उसका जो ज्योमेट्रिकल शेप होता है वो कैसा होता है? हेक्सागोनल. तो भाई साहब रॉबर्ट हुक ने सोचा, जब उसके मधुमक्खी का छत्ता भी एक छोटे से यूनिट से बना हुआ है, रॉबर्ट हुक ने सोचा कि बोतल का जो वो ढक्कन है वो भी एक कॉर्क जो है वो भी एक छोटा छोटा स्लाइस से बना हुआ है. इनफैक्ट जो हमारा घर है वो भी ब्रिक से बनता है ना? ये मार्केट ही खराब है, पहले इसे साइड कर दे. ये भी जो घर होता है हमारा वो कुछ इस तरह से होता है, ब्रिक से बना होता है. तो भाई साहब इनको क्या दिमाग में आया कि हमारा जो ऑर्गेनिज्म लेवल पे जो शरीर बनता है
मीन्स इनफैक्ट जो हमारा जो ऑर्गेनिज्म जो होता है वो भी किसी ना किसी एक फंक्शनल यूनिट या कोई एक छोटी सी इकाई, यूनिट मतलब इकाई पे बना होगा। तो उस इकाई का नाम दे दिया इन्होंने सेल। इन दैट सेंस वी नो सेल जो है किसी भी एक ऑर्गेनिज्म का एक छोटी सी इकाई है जिसको वो बनाता है। इनफैक्ट उसका स्ट्रक्चर भी या तो उसका फंक्शन भी डिपेंड करता है हाउ द सेल इज दैट ऑफ ऑर्गेनिज्म, कि उस ऑर्गेनिज्म का सेल कैसा होगा, उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, उसका फंक्शन कैसा होगा। तो रॉबर्ट हुक ने यह कारनामा किया था 1665 1665। तो रॉबर्ट हुक ने 1665 को सेल नाम के एक वर्ड को कॉइंड किया मतलब उन्होंने बनाया। कॉइंड मतलब होता है नामकरण करना। तो उस फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट जो था, वो जो फंक्शन और जो स्ट्रक्चरल यूनिट था उस लाइफ का, उसको उन्होंने नाम दिया सेल। रॉबर्ट हुक के बाद एक और साइंटिस्ट आए जिनका नाम था एंटोन वॉन लीवेनहॉक। आप सब एक चीज का ध्यान देंगे, रॉबर्ट हुक ने आज तक कभी सेल नहीं देखा था। उन्होंने क्वाइंट किया, उसका नामकरण किया कि हाँ वो कुछ ऐसा होगा जिसका ऑर्गेनिज्म बना है, उसका नाम है सेल, बट उन्होंने सेल देखा नहीं था कि सेल होता कैसा है। सेल उन्होंने देखा नहीं था। ही जस्ट क्वाइंड दैट सेंस एज सेल। उन्होंने उस चीज का नाम रखा सेल, बट उन्होंने सेल देखा नहीं था। उनका एजम्पशन सही निकला। और इस चीज को सबसे पहले डिस्कवर करने वाले, सेल को सबसे पहले डिस्कवर करने वाले जो साइंटिस्ट थे वो थे एंटोन वॉन लीवेनहॉक। उस चीज को सबसे पहले डिस्कवर करने वाले जो साइंटिस्ट थे उनका नाम था एंटोन वॉन लीवेनहॉक। अब कुछ बच्चे अगर कमेंट में बोल दे कि भाई आपका स्पेलिंग गलत है तो माफ करना, फीलिंग समझो, जज्बात को समझो, बातों को नहीं, जज्बातों को समझो। तो एंटोन वॉन लीवेनहॉक थे जिन्होंने फर्स्ट टाइम डिस्कवर्ड किया सेल को। और इन्होंने सेल में भी किसको सबसे पहले डिस्कवर्ड किया? फ्री मूविंग सेल इन अ पॉन्ड। सबसे पहले तालाब में छोटे छोटे सेल को इन्होंने डिस्कवर किया। आसपास को कोई तालाब होगा तो ले बैठे होंगे, गए होंगे, सेल को डिस्कवर कर दिया। उसके बाद इन्होंने डिस्कवर किया स्पर्म सेल। स्पर्म सेल के साथ ही इन्होंने बहुत सारे एनिमल्स का भी स्पर्म डिस्कवर किया, जिसमें सबसे फेमस हुआ डॉग का। तो ही इज दैट साइंटिस्ट एंटोन वॉन लीवेनहॉक जिन्होंने फर्स्ट टाइम सेल को डिस्कवर्ड किया, देखा। रॉबर्ट हुक के बाद आए एंटोन वॉन लीवेनहॉक। उसके बाद आते हैं हमारे साइंटिस्ट साहब जिनका नाम है रॉबर्ट ब्राउन। ये साइंटिस्ट ज्यादा समझने का काम नहीं है, बस समझो रॉबर्ट ब्राउन ने सेल में न्यूक्लियस का खोज किया। किसका खोज किया? न्यूक्लियस का खोज किया। अब न्यूक्लियस क्या होता है आप सब जानते होंगे, आप लोग सब वाकिफ होंगे इस शब्द से। नहीं जानते तो कोई बात नहीं, आगे के क्लासेस में इसे भी समझा दिया जाएगा। तो अभी तक के लिए बस ये समझें कि रॉबर्ट ब्राउन ने किसका खोज किया? न्यूक्लियस का। इन सेंस अगर समझना है तो ये समझिए कि जो न्यूक्लियस होता है किसी भी सेल का ब्रेन होता है, ब्रेन ऑफ द सेल। रॉबर्ट ब्राउन ने खोज किया न्यूक्लियस का, इसका मतलब होता है ब्रेन ऑफ द सेल। इसको आगे की क्लास में इसको और डिफाइन किया जाएगा और समझा जाएगा, अभी तक के लिए बस इतना ही समझिए। और रॉबर्ट ब्राउन के बाद फिर आते हैं हैक्टल साहब जिन्होंने
एक थ्योरी रख दिया जिसमें ये दर्शाया जाता है कि न्यूक्लियस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर जेनेटिक ग्रोथ एंड कैरेक्टर। जेनेटिक ग्रोथ एंड कैरेक्टर। रॉबर्ट ब्राउन साहब ने तो न्यूक्लियस को खोज कर दिया, उसके बाद एक और साहब आते हैं, हैक्कल नाम है इनका, जिन्होंने ये बताया कि न्यूक्लियस ही जो है सेल का वो रिस्पॉन्सिबल होता है ग्रोथ के लिए, इन सेंस जेनेटिक ग्रोथ के लिए या कुछ जेनेटिक कैरेक्टर्स के लिए, जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए। तो ये थे कुछ मेन साइंटिस्ट जिनके बारे में आप लोग को पढ़ना है। साइंटिस्ट तो बहुत आए, बहुत गए, बट ये कुछ साइंटिस्ट है जो आपको पढ़ना है, आपको जाना जरूरी है। कहते हैं जितना औकात है आपका, तो उस औकात के समय आप इतना ही समझिए बहुत है। I'm saying again and again, I will not stop for anyone. If you want to write, if you want to make a note, take out your pen, take out your copy, pause the screen or take a screenshot. तो भाई सेल हम लोग समझ गए सेल क्या है। सेल का हम लोग डिस्कवरी भी समझ गए कि सेल का डिस्कवरी हुआ कैसे। अब ये जान लेते हैं कि सेल के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं और सेल के कुछ प्रकार भी होते हैं। तो पहले लोग जान लें कि सेल का कैरेक्टरिस्टिक्स, या हम लोग उससे पहले जान लेते हैं कि सेल किस प्रकार के होते हैं, और उसके बाद हम लोग कुछ सेल्स के कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ेंगे। तो सेल को जानने से पहले ये जानिए कि ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। पहला सिंगल सेल्यूलर, दूसरा होता है मल्टी सेल्यूलर। एज यूजुअल सबको पता होगा और इस दो के पहले भी आप जानना चाहें तो एक चीज और यहां पे नोट करके लिख लें कि होप सो कि आप लोग को ये चीज क्लियर होगा। ORGANISMS ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं एक सेल्यूलर लेवल पे होते हैं जिसमें सेल्स पाए जाते हैं, तो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो एक सेल्यूलर लेवल पे पाए जाते हैं जिसमें सेल्स होते हैं, और यही ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो कुछ नॉन सेल्यूलर होते हैं, नॉन सेल्यूलर जिसमें सेल्स नहीं पाए जाते हैं, जिसमें सेल्स नहीं पाए जाएंगे। जिसका सबसे फेमस एग्जांपल है कोरोना वायरस, नो आई थिंक ओनली वायरस। ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो दो लेवल पे पाए जाते हैं, एक सेल्यूलर लेवल, दूसरा नॉन सेल्यूलर लेवल। नॉन सेल्यूलर लेवल का सबसे फेमस एग्जांपल है वायरस। सेल्यूलर लेवल का एग्जांपल आप लोग को तो चाहिए नहीं, पढ़े लिखे इंसान है, जैसे बैक्टीरिया हो गया, ह्यूमन हो गया, प्लांट हो गया, एनिमल्स हो गया। अभी जो सेल्यूलर लेवल है वो दो तरीके का होता है, एक होता है सिंगल सेल्यूलर, दूसरा होता है मल्टी सेल्यूलर। सिंगल सेल्यूलर के अंदर आते हैं हमारे फेमस नाम जैसे आर्कीबैक्टीरिया, स्पाइरोगाइरा, मीन्स जिसमें सिंगल सेल होते हैं। मेनली आप लोग पाए जाएंगे बैक्टीरिया के खानदान में, है ना। दूसरा हो गया मल्टी सेल्यूलर, जिसमें हम लोग का फेमस एग्जांपल है प्लांट, एनिमल्स एंड इंक्लूडिंग मी ऑल्सो, मीन्स ह्यूमन बीइंग। बात यहां पे यह अटकता है कि सिंगल सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म
और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में डिफरेंशिएशन है क्या, तो कुछ बेसिक्स डिफरेंशिएशन लोग जान लें। होता क्या है, सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म फाउंड, सिंगल सेल, ये सबसे अच्छा लिख लीजिए, मेड अप ऑफ सिंगल सेल। दूसरा, सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म का जो लाइफ स्पैन होता है वो बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए होता है, थर्ड, इसमें कोई भी लेबर डिवीजन नहीं होता है। लेबर डिवीजन क्या होता है ये समझिए पहले। कहते हैं कि तो मेडअप ऑफ सिंगल सेल, इसमें सिंगल सेल पाया जाता है, जो आप लोग के लिए बहुत क्लियर होगा। दूसरा, लाइफ स्पैन इसका बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए होता है, मतलब ये बहुत छोटे पीरियड के लिए ये लोग जीते हैं। तीसरा होता है लेबर डिवीजन इन सेंस, जैसे हम लोग का एग्जांपल लीजिए, हमारे हाथ या किसी भी हमारे बॉडी के मूवमेंट के लिए हमारा सेल जो होता है वो डिफरेंट होता है एज कम्पेयर टू आवर डाइजेस्टिव सेल। हमारा डाइजेस्टिव सेल अलग होता है, हमारा आंखों का सेल अलग होता है, हमारे मूवमेंट का सेल अलग होता है। मीन्स हमारे जो बॉडी का डिफरेंट पार्ट में डिफरेंट जगह पे डिफरेंट सेल पाया जाता है। ये होता है लेबर डिवीजन। मीन्स हर एक काम के लिए अलग अलग सेल का निर्धारित करना। जैसे हम लोग इसका एक एग्जांपल ले लीजिए कि डाइजेशन के समय में जो सेल का काम आता है, अच्छा वो हम आपको मल्टी सेलुलर में लिखवा देंगे, टेंशन मत लीजिए, क्योंकि सिंगल सेलुलर में डाइजेशन अच्छा लगेगा नहीं, वो आपको मल्टी सेलुलर में लिखवा देंगे। चौथा ये कि इन सब का जो रिप्रोडक्शन होता है, सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म का जो रिप्रोडक्शन होता है वो दो तरीके से होता है, मोर देन टू। मीन्स फेमस टू एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं, जैसे आप लोग बहुत बार सुने होंगे, बडिंग, बाइनरी फ्यूजन। और यही अगर आप मल्टी सेलुलर में जाके देखें तो जस्ट इसका अपोजिट, मेड अप ऑफ मल्टी सेल। लाइफ स्पैन इसका शॉर्ट पीरियड के लिए होता है, बट मल्टी सेलुलर जैसे हम लोग लॉन्ग पीरियड ऑफ लाइफ स्पैन। लेबर डिवीजन हमारे में नहीं होता है, लेबर डिवीजन जैसे सिंगल सेलुलर में नहीं होता है, डजंट एग्जिस्ट। वही लेबर डिवीजन मल्टी सेलुलर में, मतलब कि कौन सा काम कौन सा सेल करेगा, ये मल्टी सेलुलर में एग्जिस्ट करता है। फिर से एक बार देख लीजिए, लेबर डिवीजन कौन सा सेल कौन सा काम करेगा, वो सिंगल सेल में नहीं रहता है। क्यों भाई, खुद दिमाग लगाने वाली बात है यहाँ पे। सर एक तो सिंगल सेल का बना है, उससे तुम कितना काम करवाओगे, तो वो एक ही काम, वो सारा काम जो होता है वो एक सेल कर देता है। बट मल्टी सेलुलर में क्या होता है, सेल का जो होता है लेबर डिवीजन एग्जिस्ट करता है, मतलब कौन सा काम कौन सा सेल करेगा वो निर्धारित रहता है। दूसरा, जैसे कि सेल का रिप्रोडक्शन हमारे बॉडी में जो प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस का नाम है माइटोसिस। मेनली यही प्रोसेस होता है, माइटोसिस। दूसरा, मायोसिस।
माइओसिस, mitosis and meiosis. These are the main difference between single cellular and multicellular organism. एक बार फिर से देख लो, एक बार फिर से समझ लो कि ऑर्गेनिजम्स दो लेवल पे होते हैं, सेलुलर लेवल, दूसरा नॉन सेलुलर लेवल। नॉन सेलुलर का एग्जांपल जैसे हमारा वायरस हो गया, उसमें कोई सेल पाया जाता नहीं है। सेलुलर लेवल पे सिंगल सेल का बना होता है, लाइफ स्पैन शॉर्ट पीरियड का होता है, लेबर डिवीजन एग्जिस्ट नहीं करता है। लेबर डिवीजन एग्जिस्ट नहीं करता है, इसका मतलब कि कौन सा काम कौन सा सेल करेगा इसमें निर्धारित नहीं होता है, क्योंकि सिंगल सेल द्वारा ही सारा काम किया जाता है। फोर्थ, रिप्रोडक्शन मीन सेल जो अपना जो रिप्रोडक्शन सेल जो दूसरा सेल बनाता है अपने खुद से, वो दो प्रोसेस, बहुत सारा प्रोसेस, जो फेमस प्रोसेस है वो हमारा है बर्डिंग, दूसरा है हमारा बाइनरी फिजन, बाकी तो और भी आता है फ्रेगमेंटेशन, है ना। मल्टी सेलुलर में क्या होता है, मल्टी सेल का बना होता है, लॉन्ग पीरियड का लाइफ स्पैन होता है, लेबर डिवीजन एग्जिस्ट करता है कि कौन सा सेल कौन सा काम करेगा वो भी एग्जिस्ट करने वाला है। और जो इसमें जो रिप्रोडक्शन होता है मीन्स कोई भी सेल खुद के सेल से कैसे रिप्रोड्यूस होगा, उस प्रोसेस का नाम है माइटोसिस एंड माइओसिस। रिप्रोडक्शन के लिए मल्टी सेलुलर में जो प्रोसेस होता है उस प्रोसेस का नाम है माइटोसिस एंड माइओसिस। सो तब तक आप लोग लिखिए। सो होप सो गाइज आप लोग को इतना समझ में ज़रूर आ गया होगा। तो इसी के साथ हम आगे पढ़ते हैं, और आगे बढ़ने से पहले आप लोग को मैं ये समझा दूं कि प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक में फ़र्क क्या है। शायद खुद से पढ़ने वाले बच्चे ज़रूर पढ़े होंगे यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक, बट एक लिटिल बिट ऑफ कंफ्यूजन ज़रूर रहते हो बच्चों के बीच में कि भाई ये यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक चीज़ क्या है, ये बला कहाँ से आई। यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक, देखिए यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक सेल में दोनों में न्यूक्लियस होता है, दोनों में न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस तो होता है, न्यूक्लियोलस नहीं होता है। अब कितनों को तो न्यूक्लियोलस भी नहीं पता होगा, न्यूक्लियोलस होता क्या है। न्यूक्लियस में एक जगह होती है, ठीक है, न्यूक्लियस में एक जगह होती है जहाँ पे ना राइबोसोम्स पाए जाते हैं। राइबोसोम्स क्या करते हैं, प्रोटीन के मैन्युफैक्चरर होते हैं, प्रोटीन के मैन्युफैक्चरर होते हैं, ठीक है। तो वही राइबोसोम न्यूक्लियस के एक गोल आकार की जगह में पाए जाते हैं, उस जगह का नाम है न्यूक्लियोलस, उस जगह का नाम है न्यूक्लियोलस। तो यूकैरियोटिक में न्यूक्लियोलस होता है, इसमें न्यूक्लियोलस नहीं होता है। थर्ड, इसमें न्यूक्लियोलस नहीं होता है। थर्ड देखिए, न्यूक्लियस है तो भाई न्यूक्लियस का कवरिंग भी तो होगा, न्यूक्लियस है तो न्यूक्लियस का कवरिंग भी तो होगा। इन सेंस कवरिंग दोनों में होता है, सॉरी कवरिंग यूकैरियोटिक में पाया जाता है, दोनों में नहीं होता है, सिर्फ एक में होता है, यूकैरियोटिक में होता है। तो न्यूक्लियस का जो कवरिंग है, न्यूक्लियस का कवरिंग है तो भाई इसको तुम क्या बोलोगे पता ही है, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन। सेल के कवरिंग को मेम्ब्रेन कहते हैं। तो न्यूक्लियस मेम्ब्रेन होता है, मीन्स होता है क्या, मीन्स लिख दो इज प्रेजेंट। किस बच्चे बोलेंगे कि भैया आप आधा इंग्लिश आधा हिंदी तो आधा इंग्लिश, पता नहीं क्या लगा के रखे हैं। तो भाई बात है समझने के ऊपर। तो न्यूक्लियस मेम्ब्रेन यूकैरियोटिक में होता है, इसमें न्यूक्लियस मेम्ब्रेन
नहीं होता है। मेरे घर के थोड़े से बगल में कंस्ट्रक्शन साइट है, तो वहाँ पे कुछ काम चल रहा है, तो माफ़ी चाहेंगे। तो न्यूक्लियस मेम्ब्रेन इसमें प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियस मेम्ब्रेन इसमें नहीं होता है। मैं हिंदी में इसलिए लिखता हूँ ना, हिंदी में जज्बात है जो इंग्लिश में कभी हो ही नहीं सकती। थर्ड हो गया। फोर्थ देखो, साइज में बड़ा होता है। साइज में बड़ा होता है मीन्स, साइज में बड़ा होता है मीन्स लार्जर। साइज में छोटा होता है। छोटा, स्मॉलर। होप सो इतना शुद्ध तरीके से लिखा हुआ है, समझ तो आ ही जाएगा कि यूकैरियोटिक में न्यूक्लियस होता है, प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियस होता है, मीन्स न्यूक्लियस दोनों में होता है। न्यूक्लियोलस यूकैरियोटिक में होता है, न्यूक्लियोलस प्रोकैरियोटिक में नहीं होता है। अगर होता भी है तो बहुत बढ़िया तरीके से डिफाइंड नहीं होता है, बस समझो होता ही नहीं है। कुछ कुछ बच्चे बोलेंगे होता है, मैं बोलूँगा भाई होता है, चल ठीक है होता है, बट वो डिफाइन ही, साला पैदा ही नहीं लिया है ठीक से यार। तो तू जब पैदा ही नहीं लिया है तो तुम कैसे बोल दोगे होता है। फिर न्यूक्लियस मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट। न्यूक्लियस का जो कवरिंग होता है, जो कोई भी सेल है उसका कवरिंग जरूर होगा, तो न्यूक्लियस मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट। न्यूक्लियस मेम्ब्रेन इसमें नहीं होता है, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन इज नॉट प्रेजेंट। साइज में बड़ा होता है मीन्स लार्जर इन साइज। साइज में छोटा होता है, स्मॉलर इन साइज। ठीक है, हाँ, खट 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 सबको अब अभी काम पड़ेगा, कंस्ट्रक्शन वाले साइड को जाके समझाना पड़ेगा। तो भाई यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक तो क्लियर हो गया होगा। इसके साथ एक चीज जान लेते हैं हम लोग, अब एक कंस्ट्रक्शन साइट जब ऑन कर दिया है तो लगता है वीडियो को यहीं पे अभी एंड करना पड़ेगा, क्योंकि दिक्कत मुझे नहीं, दिक्कत आप लोग को ही होगी। वॉइस क्वालिटी में ठन 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 ठन, हाँ ऐसे ही आएगा। एक लास्ट चीज जान लीजिए, कि प्रोकैरियोटिक में जो सेल डिवीजन होता है, प्रोकैरियोटिक में जो सेल डिवीजन होता है वो भी फीजन या बडिंग से होता है। प्रोकैरियोटिक में जो क्रोमोसोम होता है वो सिंगल स्ट्रैंड का पाया जाता है। यूकैरियोटिक में सेल डिवीजन अगेन मायोसिस से होता है। ये आगे हम लोग आपको पढ़ाएंगे, अभी के लिए बस आप लोग नाम जान लें। और क्रोमोसोम डबल स्ट्रैंड में पाया जाता है। क्रोमोसोम जो होता है यूकैरियोटिक में डबल स्ट्रैंड का पाया जाता है। कुछ बच्चे होंगे जो बोलेंगे भैया ये डबल स्ट्रैंड सिंगल स्ट्रैंड क्या होता है, तो उन लोग को मैं बता दूं कि क्रोमोसोम का जब आप स्ट्रक्चर देखे होंगे तो कुछ इस तरह का होता है। बहुत वाहियात स्ट्रक्चर बन गया, तौबा तौबा। ये डबल स्ट्रैंड है, देखो ये दिख रहा है,
ये डबल स्ट्रैंड है, मैंने प्रोकैरियोटिक में मैंने डबल स्ट्रैंड बना दिया है। तो एक काम करो, इसको सिंगल स्ट्रैंड कर दो इसको। होप सो क्लियर हो गया होगा आप लोग को। और वही यूकैरियोटिक में इसको डबल स्ट्रैंड कर दो। क्लियर है? तो यही है प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक। समझ जाइए ठीक से कि प्रोकैरियोटिक फिर से समझा देते हैं, फिजन और बडिंग से इसका सेल डिवीजन होता है। क्रोमोसोम सिंगल स्ट्रैंड का पाया जाता है। सिंगल स्ट्रैंड नहीं समझ में आ रहा तो समझिए फीता, जूता का फीता। क्रोमोसोम इसका सिंगल फीता का होता है। यूकैरियोटिक माइटोसिस और मायोसिस से सेल डिवीजन होता है। इन सेंस क्रोमोसोम इसमें डबल स्ट्रैंड का पाया जाता है और इसमें फीता भी दो दो होता है। ये रहा फीता, एक फीता दो फीता। तो आज का सेशन यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे सेल स्ट्रक्चर, जिसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड सो ऑन। क्योंकि कंस्ट्रक्शन वाले भाई साहब ने अभी ठक 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 चालू कर दिया है, तो क्लास को यहीं पे करना पड़ेगा एंड। होप सो आपको समझ में आ गया होगा। आशा करते हैं कि आपको टोटली कंसेप्ट आपको क्लियर होगा। कुछ दिक्कत है तो फीडबैक में ज़रूर बोलिएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग इट्स। सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन भी दबा दीजिएगा कि इस पार्ट का जो नेक्स्ट वीडियो आए सबसे पहले आपके पास पहुंचे। थैंक यू सो मच।